हेलो बच्चों, सुहागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज से ऑनलाइन क्लास में कक्षा 12 के बच्चों का आज मैं स्वागत करता हूं। इस क्लास में यह आज का जो यह क्लास है वह इतिहास विषय का है। इस इतिहास विषय के अंतर्गत हम आज राजा किसान और नगर भाग 2 लेकर आए हैं। राजा किसान और नगर की जो भूमिका होती है इसके पिछले वाले वीडियो में बताया जा चुका है। आज मैं भाग 2 का उसके बाद दूसरा वीडियो लेकर आया हूँ। राजा किसान और नगर, देखिए पहले राजा क्या होता है, कैसे किसान थे क्या, और नगर की व्यवस्था क्या थी, यही सब इस पाठ में बताया जाएगा। जैसे बताया ही जा रहा था कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में देखा गया। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में क्या व्यवस्था थी, कैसे थे। पहला हेडिंग डालते हैं आरंभिक साम्राज्य। आरंभिक साम्राज्य तो देखा जाए 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पहला कौन सा वंश था तो बताया जा चुका है। वो बता चुके हैं, खाली नाम लिख रहे हैं, क्या उसको पूरा लिखा है। पहला वंश था हर्यक वंश। हर्यक वंश के बाद देखा जाए तो शिशुनाग वंश आया, और शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश आया। नंद वंश का जब अंतिम शासक जो घनानंद था, जब घनानंद मगध की राजगद्दी पर बैठा था, मगध की सीमा बहुत विस्तृत थी। मगध की सीमा बहुत विस्तृत थी, और घनानंद के ही समय जो सिकंदर है, जो महान विजेता माना जाता था, वह भारत के उत्तरी सीमा पर आया था अपने सैनिकों के साथ। लेकिन घनानंद की विशाल सेनाओं को देखने के बाद सिकंदर के सैनिक मगध पर आक्रमण करने से इनकार कर दिए, क्योंकि वह युद्ध करते करते थक भी गए थे, और उस समय घनानंद की सेना विशाल थी। इसलिए सिकंदर के सैनिक युद्ध करने से इनकार कर दिए, और सिकंदर क्या हुआ, उसके बाद वापस लौट गया, यूनान लौट गया, और रास्ते में जाते हुए उसकी मृत्यु हो गई। तो वो बात छोड़ दें, तो आरंभिक साम्राज्य क्या था। तो घनानंद के दरबार में एक चाणक्य नामक ब्राह्मण रहते थे। ये पंडित थे, बहुत बड़े विद्वान थे, ये राजनीतिक विद्वान भी थे। घनानंद ने अपने दरबार में एक बार घनानंद को अपमानित कर दिया, उनकी चोटी पकड़ करके भी अपमानित कर दिया इसका, और उनका उपहास उड़ाया। तो चाणक्य ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए प्रतिज्ञा किया, और मगध और घनानंद के दरबार से बाहर निकल आया। और बाहर जाते समय एक बार रास्ते में एक बालक को देखा, और उस बालक की प्रतिभा को देखकर वह उसको अपने पास बुलाया, और उस बालक को शिक्षा दीक्षा दी। आगे चलकर यही बालक चंद्रगुप्त के नाम से विख्यात हुआ। यही बालक चंद्रगुप्त के नाम से विख्यात हुआ। वही चंद्रगुप्त जो घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की। अब आता है अगला हेडिंग, मगध साम्राज्य का विकास और मौर्य वंश का उदय। मगध साम्राज्य का विकास तथा मौर्य वंश का उदय।
हेडिंग से ही आपको यहाँ पर मालूम हो रहा है मगध साम्राज्य का विकास, अर्थात मगध साम्राज्य का विस्तार कितना कितना हुआ था और मौर्य वंश के उदय से अर्थ होता है मौर्य वंश का संस्थापक कौन था और इसका विकास कौन किया। तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, जो घनानंद को पराजित करके नंद वंश के जगह मौर्य वंश स्थापित किया और मगध साम्राज्य का शासक बना। तो मगध साम्राज्य अगर देखा जाए, मगध साम्राज्य को अगर देखा जाए तो उत्तर न देखा जाए पश्चिम में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान, जो इस समय अफगानिस्तान बलूचिस्तान, जो अफगानिस्तान तो जानते हैं, बलूचिस्तान पाकिस्तान में आता है, यानी पश्चिमी सीमा पर अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक था। और दक्षिण सीमा पर देखा जाए तो कर्नाटक तक विस्तृत था और पूर्वी सीमा तक देखा जाए तो बंगाल और उड़ीसा तक था और उत्तरी सीमा तक अगर देखा जाए तो उत्तराखंड अर्थात हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तक यह विस्तृत था। कौन? मगध साम्राज्य। अब इसमें मौर्य वंश का उदय, मौर्य वंश के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका तो चाणक्य निभाया था, क्योंकि चाणक्य ही चंद्रगुप्त को शिक्षा दीक्षा दी और राजनीति का पाठ पढ़ाया और मगध के सिंहासन पर आसीन किया। उसके बाद जब चंद्रगुप्त मगध के सिंहासन पर आसीन हुआ तो यही चाणक्य उसका प्रधानमंत्री बना, अर्थात चाणक्य जो है चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री था। अब आता है मौर्य वंश के जानने के स्रोत। मौर्य वंश के जानने के स्रोत को जानिए। मौर्य वंश को जानने के स्रोत, मौर्य वंश को जानने के अनेक स्रोत हैं, जिसमें अगर देखा जाए तो सबसे पहले आप देखेंगे तो पहले है मूर्तिकला। यानी खुदाई में चाहे अन्य जगहों से प्राप्त मूर्तियां से ये मालूम होता है कि मौर्य वंश में मौर्य वंश के लोग कैसे कैसे लोग रहते थे, किस तरह के कपड़े पहनते थे, कैसे बर्तनों का प्रयोग करते थे, यानी मूर्तियों को देखने से आभास होता है। दूसरा है साहित्यिक रचनाएं, रचनाएं लिख रहे हैं। रचनाएं में आप लोग देखेंगे तो इंडिका है, ये इंडिका नामक पुस्तक है। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज के विषय में आप लोग जानते होंगे। यह सेल्यूकस जो चंद्रगुप्त से युद्ध भी हुआ था साम्राज्य विस्तार में, और सेल्यूकस के साथ ही मेगास्थनीज भारत आया था और सेल्यूकस पराजित होकर चला गया तो मेगास्थनीज यहीं पर रहा और भारत के विषय में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था इंडिका। तो रचनाएं में इंडिका आता है। उसके बाद अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र को देखेंगे, इसके लेखक है कौटिल्य अर्थात चाणक्य, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। यानी इनके पुस्तक से भी मौर्य वंश के विषय में जाना जा सकता है। मौर्य वंश के सभी जानकारी अर्थशास्त्र पुस्तक से भी हमें मिलती है। फिर है चौथा जैन एवं बौद्ध ग्रंथ। जैन और बौद्ध ग्रंथों
की पुस्तकों को देखा जाए, जैन और बौद्ध ग्रंथों की पुस्तकों को देखा जाए, उन ग्रंथों को देखा जाए तो उससे भी मौर्य वंश के जाना जा सकता है। अर्थात इन पुस्तकों में भी मौर्य वंश का विवरण दिया गया है। अब उसके बाद आता है अशोक द्वारा निर्मित स्तंभ। अशोक ने अपने शासनकाल में बहुत से स्तंभों की स्थापना की थी। उन स्तंभों, शिलापट्टों, शिलालेखों से भी स्तंभ, शिलापट्ट और शिलालेख सब लिख लिए हैं। यानी इन सब से भी, यानी अशोक द्वारा निर्मित स्तंभ, शिलापट्ट और शिलालेख, या निर्मित नहीं लिखे हैं, या निर्मित लिख दिया जाए। अशोक द्वारा निर्मित स्तंभ, अशोक द्वारा निर्मित स्तंभ, शिलापट्ट और शिलालेख, इन सब से भी मौर्य वंश के जानकारी मिलती है। और पांचवा आता है, छठवां, मुद्राएं। यानी मौर्य वंश के मुद्राओं से भी पता चलता है कि मौर्य वंश के लोग किस तरह के सिक्के चलवाए थे। अर्थात मौर्य वंश में देखा जाए तो तांबे और कांसे के सिक्के प्रमुख रूप से चले थे। यानी इन सब से भी हमको मौर्य वंश के जानने के स्रोत में ये सब महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अब आता है आपका मौर्य साम्राज्य में शासन प्रबंध। मौर्य साम्राज्य का शासन प्रबंध। मौर्य साम्राज्य का शासन प्रबंध अर्थात मौर्य साम्राज्य की शासन व्यवस्था कैसी थी। तो मौर्य साम्राज्य का प्रमुख होता था, पहला वो सम्राट होता था। सम्राट होता था जो राजधानी में रहता था, जो राजधानी में रहता था। राजधानी उस समय क्या थी? पाटलिपुत्र। मौर्य अगर देखा जाए तो मगध की राजधानी उस समय पाटलिपुत्र थी मौर्य के समय, और जिसे आज पटना के नाम से जाना जाता है। दूसरा क्या है? दूसरा अगर आप लोग देखेंगे तो मंत्री परिषद। मंत्री परिषद में क्या था? ये प्रांतीय मंत्री परिषदों में ये प्रांतीय केंद्र थे। प्रांतीय केंद्र यानी मंत्री परिषदों के हाथ में प्रांतीय केंद्र, जो जैसे कई प्रांतों में बांटा गया था, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पे 4 प्रांत थे। यानी प्रांतीय केंद्र मुख्य रूप से 4 थे। पहला क्या है? पहला था तक्षशिला। पहला क्या था? तक्षशिला था। तक्षशिला इस समय कहाँ पड़ता है? अफगानिस्तान में। तक्षशिला था। दूसरा क्या था? दूसरा था उज्जैनी।
उज्जैनी कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। तीसरा क्या था? तोसल। तीसरा है तोसल। तोसल आपको उड़ीसा में पड़ता है। और चौथा आपका था स्वर्णगिरी। स्वर्णगिरी आपका कर्नाटक में पड़ता है। यानी मंत्रिपरिषद जो है, प्रांतीय मंत्रिपरिषद जो थे, दूसरा वो प्रांतीय केंद्र के अंतर्गत आते। प्रांतीय केंद्र को 4 भागों में बांटा गया था: तक्षशिला, उज्जैनी, तोसल और स्वर्णगिरी। ये आप लोगों को ऐसे ही लग रहा है, अफगानिस्तान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और कर्नाटक, यानी चारों भाग में दिया गया। तक्षशिला अफगानिस्तान जो हम बताए हैं पश्चिम दिशा में है, उज्जैनी मध्य प्रदेश, ये मध्य भारत में पड़ता है, तोसल उड़ीसा पूरब साइड में पड़ता है, कर्नाटक ये समुद्र तटीय मैदान में है, और स्वर्णगिरी कर्नाटक दक्षिण भाग में है। अब आता है, अब इसके साथ साथ और भी थे, उसको हम वैसे ही वर्णन कर दे रहे हैं जैसे शासन प्रबंध है। जैसे धर्म और महात्माओं की भी नियुक्ति किया गया था। सम्राट द्वारा धर्म महात्माओं की नियुक्ति किया गया था, जो उस समय जैन धर्म और बौद्ध धर्म पर प्रमुख बल दिया जाता था। अर्थात चंद्रगुप्त के समय जैन धर्म और अशोक के समय बौद्ध धर्म की प्रचुरता थी। सूचना वाहकों की नियुक्ति। सूचना वाहकों की नियुक्ति के विषय में, जैसे राजा के पास संदेशवाहक होते थे, जो एक प्रांत से दूसरे प्रांत, एक जगह से दूसरे जगह, यानी इन सब यानी संदेशवाहक का कार्य करते थे, जो इस समय डाकिया का काम करता है। अब आता है न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था मंत्री प्रांतीय स्तरों पर मंत्रिपरिषद के पास थी, और राजधानी में सम्राट न्याय व्यवस्था को देखता था। अब उसके बाद है पशुओं, दंड विधान। देखिए, दंड विधान है। दंड विधान क्या था? प्रांतीय स्तरों पर मंत्रिपरिषद देखते थे, और राजधानी में राजा न्याय का कार्य करता था। चिकित्सालयों की व्यवस्था। जैसे मगध साम्राज्य बहुत विशाल था, तो जगह जगह आने जाने में दिक्कत होती थी, इसलिए चिकित्सालय की व्यवस्था अनिवार्य रूप से किया गया था। और शिक्षा का प्रसार, यानी मौर्य साम्राज्य में शिक्षा जो है अपने प्रमुख रूप से, अर्थात विश्व में नंबर 1 पर थी, क्योंकि उसी समय विक्रमशिला, तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय का नाम सुने होंगे। यहाँ पर लोग विदेशों से पढ़ने आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ये चंद्रगुप्त मौर्य के ही जो प्रधानमंत्री थे, अर्थात चाणक्य ही थे। ये सब जानेंगे। इसलिए मौर्य साम्राज्य के समय शिक्षा का प्रसार बहुत अधिक मात्रा में हो चुका था, अर्थात सभी लोग शिक्षित थे। विदेशों से संबंध, विदेशों से आपसी संबंध। अगर आप लोग देखेंगे तो मौर्य साम्राज्य के समय विदेशों से भी आपसी संबंध था। अर्थात अशोक को देखिए, अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए विदेशों में अपने पुत्र और पुत्री अर्थात महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था, जिसमें कई जगह कंबोडिया हुआ, जावा हुआ, सुमात्रा हुआ, श्रीलंका हुआ, चीन हुआ आदि अन्य जगह से भारत का संबंध, रोम हुआ आदि अन्य जगह भारत का संबंध विशेष रूप से था। अब आता है सेना व्यवस्था। यानी सेना व्यवस्था। मौर्य साम्राज्य में अगर सेना व्यवस्था को देखा जाए
तो सेनाएं कई भागों में बांटा हुआ था, जिसमें एक समिति थी, एक उप समिति थी। सेना व्यवस्था में पहले देखें समिति, पहले समिति थी और दूसरी उप समिति थी। एक प्रमुख जो सेना नायक होता था वो समिति के अंदर राजा के देखरेख में था, और उसके बाद उस समितियों में जैसे एक एक टुकड़ियों के एक सेना नायक होते थे, जिसका प्रमुख सेनापति होता था। अब ये समितियां कई भागों में थी, जैसे जल, नौका, जल सेना व्यवस्था किया जाए या नौका लिखा जाए। चलिए जल सेना व्यवस्था लिखिए। ये जल सेना थी जो उस समय नौकाओं पर थी। आप तो पनडुब्बी की व्यवस्था है, उस समय जल सेना थी। ये जो है समुद्री भागों पर अर्थात लुटेरे और डाकुओं से सुरक्षा करती थी। दूसरा था अश्वारोही, पैदल, पहले पैदल लिखा, पैदल, रथ, अश्वारोही, और हाथी देखा है। जल सेना तो बता दिए। पैदल, भूभाग पर युद्ध करने के लिए पैदल सेना की व्यवस्था थी, जिसका प्रमुख सेनापति होता था। रथ का एक अलग सेनापति होता था। रथों में जो बड़े बड़े लोग होते थे, जैसे राजा हुआ, राजा से संबंधित अर्थात मेन जो नायक होता था या उसके सगे संबंधी होते थे, रथों से युद्ध करते थे। यानी वे सब पुलिंग वर्ग के लोग रथों पर ही थे। अश्वारोही, उसके बाद घोड़े की सैनिक व्यवस्था थी, और उसके बाद हाथियों की भी सैनिक व्यवस्था थी। अर्थात इस प्रकार अगर देखा जाए तो मौर्य साम्राज्य का शासन प्रबंध था। अब इस वीडियो में आज इतना ही। अब इसके बाद का जो टॉपिक है, अब अगले वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।